नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। शुरुआत करते हैं एक ब्रेकिंग न्यूज से। लखनऊ के हजरतगंज के पास आज एक 4 मंजिला इमारत गिर गई। आज दोपहर एक भूकंप आया था, जिसके बाद इमारत की में कुछ दरारें पड़ गई थीं। बचाव अभियान अभी चल ही रहा था कि एकदम से ये बिल्डिंग गिर गई। मलबे में 8 से 10 लोगों के फंसे होने की आशंका है और कुछ मौतों की भी जानकारी दी जा रही है। आइए सुनते हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक का क्या कहना है। बिल्डिंग अचानक धंस गई है और इसमें बड़ी संख्या में लोग दबे हुए हैं। अभी 7 लोगों को अचेत अवस्था में हॉस्पिटल भेजा गया है। 3 लोग सिविल अस्पताल लखनऊ में, 4 लोगों को ट्रामा सेंटर केजीएमयू भेजा गया है। अभी उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है और इधर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और पुलिस के जवान और अन्य हमारे जो नागरिक सुरक्षा संगठन के लोग हैं लगे हुए हैं। हर स्थिति में लोगों को हमें जिंदा बचाने की चुनौती है, इसलिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। सर, बिल्डर के बारे में पता चला है? जी, बिल्डर के बारे में अभी हमारे सामने चुनौती घायलों को बचाने की है, अस्पताल भेजने। अभी अंदाजा मिल पाया है? अभी कुछ कह नहीं सकते। बताते हैं लोग कि 30-35 परिवार रह रहे थे। अब हम लोग वेट कर रहे हैं कि जैसी जानकारी मिलेगी हम बताएंगे। और आइए अब आपको जरा फिर से तस्वीरें दिखाते हैं स्क्रीन पर। ये बिल्डिंग है, बताई जाती है बहुत पुरानी बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में वो बिल्डिंग की तस्वीरें जरा दिखा दें जी। तो ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर, ये बहुत पुरानी बिल्डिंग थी। ये हजरतगंज इलाके में है और ये आज जब अर्थक्वेक आया उसके बाद इसमें आ गई दरारें और शाम होते होते ये पूरी बिल्डिंग धड़ाम से गिर गई। अब इसमें बहुत सारे लोगों के दबे रहने की खबर आ रही है। वेदांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। वेदांत, क्या ताजा जानकारी है? जी बिल्कुल संकेत, अगर हम आपको यहाँ की कुछ तस्वीरें दिखाएं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं। साथ ही अभी हमें ये बताया जा रहा है कि 3 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, उनको अस्पताल ले जाया जा चुका है और यहाँ पर अभी भी 8 से 10 लोग फंसे हुए हैं। देखिए ये 4 मंजिला इमारत थी, ये रेजिडेंशियल अपार्टमेंट था एक, और वहाँ पर लगभग 4 परिवार रहते थे। उसमें से 10 लोग अभी भी वहां पर फियर ट्रैप्ड है। और एक और हम आपको जरूरी बात ये बताएं कि एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि बगल में जो काफी लंबा होटल भी है, जिसकी वजह से जो इमारत का स्ट्रक्चर था वो कमजोर हो गया, जिसकी वजह से क्रैक्स डेवलप हो गए उसमें भूकंप के झटकों के बाद। तो ये हम आपको डेब्री की, मलबे की तस्वीरें भी दिखा दें। यहाँ पर तमाम जेसीबी भी जो है वो मौके पर मौजूद है। यहाँ पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम डिप्लॉयड है। यहाँ तक कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी यहाँ पर आए थे मौके का जायजा लेने और अभी रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं। अभी तक 3 लोगों को ही रेस्क्यू करा जा चुका है। 8 से 10 लोग अभी भी अंदर फंसे हुए हैं। देखिए, ये लगभग 6:45 की घटना है और 7:15 के करीब यहाँ पर पुलिस पहुंची और 3 लोगों को रेस्क्यू कर पास में ही एक अस्पताल है, वहां पर ले जाया जा चुका है। जी वेदांत, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक दुखद खबर सुनने में आई है लखनऊ से, जहां पर एक इमारत गिर गई है और उसमें कुछ लोगों के फंसे होने की संभावना भी जताई जा रही है। तो आइए अब रुक करते हैं हमारी अगली खबर का और हम बात कर रहे हैं गुरमीत राम रहीम सिंह, जो कि अपने आप को इंसान भी बताते हैं। इनके बारे में सबसे पहले मैं चाहता हूं, इससे पहले कि हम बात करें, अभी पैरोल को लेकर के इन पर खासी चर्चा हो रही है, लेकिन यह जानना बहुत जरूरी है कि ये जो राम रहीम पर रहमत है, सरकारों की है, सरकार की है, वो क्यों है? इसके लिए पहले इतिहास में जानना जरूरी है कि कौन है राम रहीम। अगर आप नहीं जानते हैं, हम अज्यूम नहीं करेंगे कि आपको पता ही हो, तो कौन है ये और ये क्यों इतने विवादास्पद व्यक्ति हैं, आइए जानते हैं। पचपन साल के गुरमीत राम रहीम सिंह, जो अपने इन नामों के आगे इंसान भी लगाते हैं, एक बार फिर पैरोल मिलने के कारण सुर्खियों में हैं। 40 दिन की पैरोल मिलने के बाद जब ये अपने आश्रम पहुंचे तो अपनी सालगिरह का जश्न मनाया और वो भी बाकायदा तलवार के साथ केक काटकर। ध्यान रहे, तलवार से केक काटने वाला ये अपराधी हत्या और बलात्कार का दोषी पाया जा चुका है और ये जश्न उम्र कैद की सजा के दौरान मनाया जा रहा है। 23 साल की उम्र में गुरमीत राम रहीम सिंह डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बने और तब से
धीरे धीरे पंजाब में उनका असर बढ़ता गया। लोगों में आस्था बढ़ी तो राजनीतिक दलों ने भी इनसे फायदा उठाना शुरू कर दिया। डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों में ज्यादातर अनुसूचित जाति के लोग हैं और उनके समर्थन के लिए 2012 में गुरमीत राम रहीम सिंह से अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस के लिए समर्थन मांगा और 2014 में हरियाणा राज्य चुनाव के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम रहीम की खुलकर तारीफ की थी। इसका नतीजा ये रहा कि डेरा सच्चा सौदा ने भी खुलेआम अपने समर्थकों को इन दलों को वोट देने को कहा। लेकिन गुरमीत राम रहीम दूसरे धर्मगुरुओं की तरह बस एक डेरे के प्रमुख बनकर खुश नहीं थे। उन्हें तो ख्याति का शिखर छूना था। राजनीतिक दल तो नतमस्तक थे ही, आहिस्ता आहिस्ता दूसरे क्षेत्रों में भी असर होने लगा। 2017 में भारतीय योग फेडरेशन ने इनका नाम द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए नामांकित किया, क्योंकि उसके अनुसार राम रहीम ने एशिया कप विजेताओं समेत कई विश्व स्तरीय योगी बनाए थे। खेल ही नहीं, मनोरंजन जगत में भी अपना लोहा मनवाने के लिए ये उतर पड़े सुपर हीरो बनकर। लेकिन सिर्फ अभिनय करके सुपर हीरो नहीं, बल्कि दावा था कि फिल्मों में कहानी से लेकर निर्देशन, कैमरे से लेकर एडिटिंग और संगीत से लेकर गीत लिखने तक सब कुछ इन्होंने ही किया। कुल मिलाकर 5 फिल्में बनाई। उनका बॉक्स ऑफिस पर हश्र अच्छा नहीं हुआ। कुछ ऐसा ही हाल खुद राम रहीम का होने वाला था। किस्मत करवट लेने वाली थी। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख का विवादों से चोली दामन का साथ रहा है। कभी 10वें गुरु की वेशभूषा में विज्ञापन करने का, कभी पवित्र ग्रंथ की बेअदबी करने का, तो कभी भगवान विष्णु की वेशभूषा धारण करने का। 2017 में राम रहीम को डेरा सच्चा सौदा की ही 2 साथियों के साथ 2002 में किए गए बलात्कार का दोषी पाया गया और कुल मिलाकर 20 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन उनके भक्तों को ये इंसाफ पसंद नहीं आया और गुस्साए लोगों ने तोड़फोड़ और पथराव शुरू कर दिया। देखिए एक और ओबीवैन और इस ओबीवैन को भी इन समर्थकों ने गिरा दिया है। ये बिल्कुल ऊपर हो चुके हैं समर्थक और मीडिया के ऊपर हमला किया गया। एनडीटीवी की टीम भी रिपोर्ट करने वहां पर थी। हमारी ओबीवैन पर हमला किया गया। मीडिया से दुश्मनी कोई नई नहीं थी। – 2002 में जब रामचंद्र छत्रपति नाम के पत्रकार ने राम रहीम पर बलात्कार के आरोपों की खबर छापी थी, तो उन्हें उनके घर के बाहर गोली मार दी गई थी। 2019 में इस जुर्म के लिए और डेरा सच्चा सौदा के मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या के लिए राम रहीम को उम्र कैद की सजा मिली। अपराधी को अपराध के लिए सजा मिल गई, यानी इंसाफ हो गया। लेकिन तस्वीर हमेशा इतनी साफ नहीं होती है। पिछले 1 साल में हर कुछ महीनों पर ये खबर आ जाती है कि राम रहीम को पैरोल मिल गई है। पैरोल आमतौर से किसी खास वजह के लिए मिलती है, लेकिन राम रहीम तलवार से केक काटकर जश्न मनाते नजर आते हैं और ये कहते हैं कि पिछले 5 साल में पहली बार ऐसे सालगिरह मना रहे हैं, तो एक नहीं 5 तलवारों से केक काटना चाहिए था। फिर सोमवार को वो एक स्वच्छता अभियान का उद्घाटन करते हैं, जिसमें बीजेपी के सांसद और पूर्व मंत्री शरीक होते हैं। जाहिर है सवाल तो उठेंगे कि इतने संगीन जुर्म की सजा काट रहे शख्स को इतनी आसानी से पैरोल कैसे मिल जाती है। ये कानूनी प्रक्रिया का जायज हिस्सा है या इसका नाजायज इस्तेमाल हो रहा है। तो कैसे मिल रही है इनको पैरोल? 2017 में ये जेल गए थे, इनको दोषी पाया गया और कुल 133 दिनों की पैरोल और फरलो पर ये बाहर आ चुके हैं 2017 से लेके अब तक। आइए इस पर एक नजर डालते हैं। 2019 से 2020 के बीच में 6 पैरोल अर्जियां इनकी खारिज हुई। तो ये लगातार पैरोल लगाते रहते हैं। आगे चल के हम आपको ये भी बताएंगे कि पैरोल क्या होता है, कौन देता है, वो सारी चीज पूरा एक्सप्लेन। 2020 में 24 अक्टूबर को एक दिन के लिए बीमार मां से मिलने के लिए इनको पैरोल मिला। 2021 में 21 मई को एक दिन की पैरोल पर बीमार मां से मिलने के लिए ये गए। लेकिन 2022 में, ये जो साल है 2022 जो बीता साल है, 91 दिन की
जेल से रिहाई। रिहाई से मेरा मतलब पैरोल पे आप बाहर निकले, यानी कि सजा आप अभी भी काट रहे हैं, लेकिन आपको एक छूट दी गई है कि चलिए बाहर हो आइए। 91 दिन 2023 में 21 जनवरी से 40 दिन की फिर पैरोल पर पूर्व डेरा प्रमुख की जयंती मनाने के लिए वो आए हैं, लेकिन मना कैसे रहे हैं? तलवार से केक काट रहे हैं। आइए आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये पैरोल के पीछे कोई राजनीति तो नहीं है, राजनीति और चुनाव तो नहीं दिलवा रहे हैं पैरोल, क्योंकि जो टाइमलाइन है ना वो कुछ ऐसी कहानी बताती है। तो 2022 में ये जो साल, जैसा हमने आपको बताया, 91 दिन ये जेल से बाहर रहे। इसमें फरवरी माह में 21 दिन थे, 91 में से 21 दिन फरवरी में थे। फरवरी 2022 में क्या हो रहा था? 7 फरवरी को ये रिहा हुए और 20 फरवरी को चुनाव थे। कहां? पंजाब। जून 2022 में ये 30 दिन के लिए बाहर आए। 17 जून को रिहा हुए। 19 जून को क्या था? हरियाणा नगर निगम चुनाव। 23 जून को संगरूर लोकसभा उपचुनाव हुआ। अक्टूबर में 40 दिन के लिए ये बाहर आए। 14 अक्टूबर को ये रिहा हुए और बाहर आए। 3 नवंबर को क्या था? आदमपुर, जो कि हरियाणा में है, उसका विधानसभा उपचुनाव। क्या ये महज इत्तेफाक है कि ऐसे ही ये सारी चीजें हो जा रही हैं? सोचिएगा जरा। अब अक्टूबर 2022 में पैरोल इनको क्यों दिया और इन्होंने उस दौरान क्या किया? पैरोल किस लिए दिया जाता है और आपने किया क्या? इसलिए दिया जाता है कि कोई बहुत जरूरी चीज है, आपको करनी है। जैसे कि पहले इनको मिलता था, बीमार मां से मिलने के लिए बाहर आते थे। लेकिन इन्होंने किया क्या 2022 में आकर के? बरनवा आश्रम से ऑनलाइन सत्संग किए इन्होंने। करनाल की मेयर रेणु बाला भी उसमें शामिल हो गई और रेणु बाला ने राम रहीम को पिताजी कह दिया कि आप हमारे पिताजी समान हैं। अब आइए चलते हैं, जरा ये पता करते हैं कि पैरोल होती क्या है और इसकी शर्तें क्या होती, किस हिसाब से पैरोल दी जाती। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में, जरा फुल फ्रेम जाएं इस पर, सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में आदेश दिया था कि पैरोल और फरलो, ये दोनों तरीके होते हैं, जो सजा काट रहे होते हैं वो लोग बाहर आ जाएं कुछ समय के लिए। एक सशर्त अस्थाई रिहाई है, टेम्परेरी रिलीज, कंडीशनल टेम्परेरी रिलीज, इस फायदे के साथ कि रिहाई की मियाद कुल सजा का हिस्सा हो। अब इसका प्रमुख कारण है कि कैदी को अपनी निजी और पारिवारिक समस्याओं को हल करने का अवसर मिले और समाज के साथ वो अपना नाता बनाए रखे। हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर टेम्परेरी रिलीज नियम 1988, ये एक नियम है हरियाणा में। उसमें कैदियों के सजा काटने की एक अवधि के बाद अच्छे व्यवहार के लिए अस्थायी रिहाई का प्रावधान है, यानी कि आपने अच्छे तरीके से आप रहे तो आपको फिर रिलीज कर सकते हैं। नियम के खंड 3 के तहत राज्य सरकार, यहां अब आपको पता चलेगा कि ये किसने रिलीज किया है, कैसे पैरोल मिल रही है उनको, कैसे वो छूट के बाहर आ रहे हैं कुछ कुछ समय के लिए। नियम के खंड 3 के तहत राज्य सरकार क्षेत्र के जिलाधीश या किसी और नियुक्त अधिकारी की सलाह पर कि कैदी की कहां पर रिहाई होनी है, 3 सप्ताह के लिए कैदी को रिहा किया जा सकता है। अगर कैदी के परिवार के सदस्य की मौत हो चुकी है या गंभीर रूप से बीमार है या कैदी गंभीर रूप से बीमार है, तब ये आपको पैरोल दे दी जा सकती है। अगर कैदी की या उसके किसी करीबी परिवार वाले की शादी होनी है तो 4 सप्ताह की रिहाई हो सकती है। या अन्य कारण, जैसे अपने पर किसी निर्भर को का शैक्षिक संस्था में दाखिला कराना हो या पत्नी को अस्पताल में डिलीवरी हो या घर की मरम्मत हो, इन सब में आपको पैरोल मिल सकती है। कानून के तहत बने नियमों में पर्याप्त कारण दिए गए। साल में 6 हफ्ते के लिए कैदी अपनी खेतीहर जमीन पर काम के लिए पैरोल की अर्जी दे सकता है। दोषी पाए जाने के बाद 3 साल तक लगातार सजा काटने से और जेल के किसी नियम का उल्लंघन ना करने पर आपको फरलो मिल सकती है।
पैरोल या फरलो के जरिए अस्थायी रिहाई राज्य देता है, लेकिन इसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहां पर राज्य सरकार से सवाल पूछे जाएंगे कि क्या इन शर्तों में से कोई शर्त थी जो कि राम रहीम पर लागू थी? क्या ऑनलाइन सत्संग करना एक बहुत बड़ी मजबूरी है जिसके तहत पैरोल मिलनी चाहिए, या फिर तलवार से केक काटना एक बहुत बड़ी विपदा आन पड़ी है एक इंसान के जीवन में कि उसके लिए पैरोल दी जाए? ऐसा क्यों है कि यह पैरोल दी जा रही है, और वो भी चुनावों के इतने नजदीक? आइए रुक करते हैं एक और खबर पर, दूसरी खबर, और वो है एक मोबाइल से जुड़ी हुई। और इसी वजह से आप यहां पर देखेंगे एक मोबाइल का स्क्रीन। अब ये मोबाइल हम आपको क्यों दिखा रहे हैं? दरअसल भारत ने आज एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम देखा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ये ऐप नहीं होता। अब जैसे एंड्रॉयड हो गया, iOS हो गया, मतलब एप्पल का फोन तो iOS, अगर आपके पास सैमसंग का फोन है तो इसका मतलब आप एंड्रॉयड का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से भारत में एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम आया है जिसका नाम है भार OS, BHAR OS। इसका पहली बार इस्तेमाल किया गया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अश्विनी वैष्णव ने इस पर बात भी की। आइए पहले वो पल देखते हैं। आपने इस मौके Very का slow उपयोग कर switching. लिया। दो विषय है सर। One thing is very clear. The system seems to be working very nicely, and this is a great initiative from a security point of view that our team. I'm also from IIT Madras basically, so I'm very proud of what my institute is doing in these areas. My friend Kamakoti and our colleagues there. This is Ashwini Vaishnav. Now we have to work on the further development, especially the app ecosystem and the chipset that also has to become the Atmanirbhar chipset. Namaskar sir. नमस्कार सत्यनारायण जी। We are waiting for your visit sir to IIT Tirupati. तो ये वो लम्हा था जब आज ये जो नया ऑपरेटिंग सिस्टम है इस पर दो मंत्रियों ने बात की। अब क्या है भार OS? दरअसल भार OS यानी कि भारत ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडसेट्स में इस्तेमाल होने वाला IIT का एक स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे एंड्रॉयड हो गया, iOS हो गया, वैसे ही भार OS। इस पर सुरक्षित ऐप ही चल पाएंगे। भार OS में कोई डिफॉल्ट ऐप नहीं है, किसी ऐप को चलाने की मजबूरी नहीं है। जैसे एंड्रॉयड में गूगल आपको जरूरी है, आपको गूगल के ऐप उसमें आएंगे ही आएंगे, इसमें नहीं आएंगे। अपनी मर्जी से आप ऐप चला सकते। जैसे iOS में एप्पल के ऐप आते ही आते। अब भार OS जो है वो यूजर्स को प्राइवेट स्टोर सर्विसेज, वहां से आप ऐप ले सकते हैं। ये क्या तकनीक है आगे बताएंगे। भार OS में ज्यादा स्टोरेज क्षमता मिलने की बात है। नोटा अपडेट अपने आप डाउनलोड होकर इंस्टॉल होगा ताकि फोन सदा सुरक्षित रहे। नोटिफिकेशन, बैटरी मॉनिटरिंग, होम स्क्रीन, विजेट, ये सब आदि जानकारी अभी इस पर उपलब्ध नहीं है। हमें ज्यादा डिटेल नहीं मालूम है, इतना ही मालूम है। अब किसने विकसित किया? ये दरअसल JNK ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड ने सॉफ्टवेयर विकसित किया है जो IIT मद्रास टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन की सरपरस्ती में पूरा हुआ है। इसे फंड किया है भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने। इसी वजह से आज इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिया जा रहा है। अब ऐसे कितने और OS हैं, ये अकेला नहीं है, ऐसे और भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। लीनिएज OS, कैलिक्स OS, ग्राफीन OS, ये सब एक ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं और आप इसको बना सकते हैं। ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं हुए हैं और उसी श्रृंखला में अभी भारत ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया है। सिस्टम सॉल्यूशंस जैसे कि आकाश टैबलेट ज्यादा कामयाब नहीं हुआ था जब हमने लागू करने की कोशिश की थी। अभी जो मंत्री जी से बात कर रहे थे, इनका नाम है प्रोफेसर वी कामाकोटी, IIT मद्रास के। वो अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। कामाकोटी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमसे बात करने के लिए। मैं जो सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, उस समय ये जब आप कॉन्वर्जेशन कर रहे थे तो मन में क्या चल रहा था? कैसा लग रहा है ये? हिंदी में बहुत बड़ा मजा आ रहा है। अभी एक आत्मनिर्भर ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, जो केवल मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं, वो और सिक्योर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है।
इसी में हमारा IIT मद्रास का स्टार्टअप J&K ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड, IIT मद्रास इंक्यूबेटेड स्टार्टअप उन्होंने किया है। इसी में अभी हमारे देश के लिए, हमारे मोबाइल नेटवर्क के लिए, मोबाइल कंज्यूमर्स के लिए कुछ सिक्योरिटी की बहुत असर अभी पड़ रहा है, और इसी कॉन्टेक्स्ट में ये एक इस प्रकार का एक आत्मनिर्भर सिक्योर मोबाइल OS बहुत आवश्यक है। मैं स्वागत करना चाहता हूं ध्रुव भूटानी, एडिटर हैं एंड्रॉयड अथॉरिटी के, और अंकुश सबरवाल, संस्थापक हैं और CEO हैं कोरओवर के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। मैं चाहता हूं कि अगर आप जरा स्क्रीन पर आ जाएं ताकि मैं आपसे रूबरू हो सकूं। मैं सबसे पहला सवाल यह पूछना चाहता हूं ध्रुव भूटानी जी से, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। ध्रुव, भार OS जो है, इसको किस तरीके से देखा जाए? ये क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एंड्रॉइड की तरह होगा, iOS की तरह होगा, या एकदम ही अनूठी चीज है या अलग चीज है? अगर इसको टेक्निकल तरीके से देखा जाए तो ये एंड्रॉइड का ही एक अलग वर्जन है, बस बिना गूगल की सर्विसेज के। पर उसके भी यूज केसेस है मेरे हिसाब से। इसके इंस्टीट्यूशनल, गवर्नमेंट वगैरह में काफी यूज केसेस है जहां पे एड ट्रैकिंग, गूगल की ट्रैकिंग जो है, जो ऑब्वियसली बाय एक्सटेंशन फॉरेन कंपनीज के थ्रू ट्रैकिंग है, उसको हटाया जा सकता है। पर क्या ये मास मार्केट कंज्यूमर प्रोडक्ट बन सकता है? मेरे को नहीं लगता, बिकॉज उसके लिए और भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती है। जिस कस्टमर को सिर्फ सिक्योरिटी चाहिए थी, आपने जैसे मेंशन किया ग्राफीन OS, ये उसी टाइप का एक वेरिएंट है एंड्रॉयड का। बट वो प्रोडक्ट्स भी मास मार्केट नहीं हिट कर सके, क्रिटिकल मास नहीं हिट कर सके, बिकॉज कस्टमर्स को जो गूगल की कन्वीनियंस है, आप जैसे आप बेसिक सर्विसेज ले लीजिए, जैसे यूट्यूब है, कस्टमर्स को वो चीजें चाहिए होती है, एंड बिना प्ले सर्विसेज के, बिना गूगल की सर्विसेज के लिए वो कोई ऐप चलेगा नहीं, वो उस तरह का ऐप नहीं चलेगा। एंड इस तरह से अगर देखा जाए तो ये इसका थोड़ा सा जो स्कोप है वो थोड़ा लिमिटेड हो जाता है। बट एब्सोल्युटली एक सिक्योर वेरिएंट की एब्सोल्युटली जरूरत है। आई जस्ट फील के थोड़ा सा इसका जो जिस तरह से इसको पोजीशन किया जा रहा है वो शायद इतना अप्रोप्रिएट नहीं है, जिसमें हम कह रहे हैं कि ये बिल्कुल कंप्लीटली ग्राउंड अप इंडिया मेड है। बट ऑफ कोर्स इस पे IIT में काफी काम किया गया है, सो गुड जॉब फॉर दैट। जी, ध्रुव भूटानी, आपने अपनी बात रखी। आपने बोला कि ये बहुत हद तक एंड्रॉयड के ही प्लेटफॉर्म पे, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पर है। तो एक और कार्यक्रम में आपने ये जिक्र किया था कि बस आप ये यूं समझ लीजिए कि एंड्रॉयड जैसा ही है, बस गूगल का कोई प्रोडक्ट नहीं है उसमें। हाँ जी। और उसके हिसाब से ये चलेगा। तो गूगल पर निर्भरता जो है वो कम हो गई, और इस लिहाज से ये सुरक्षित भी हो गया। लेकिन मैं आपसे सवाल दूसरा ये पूछना चाहता हूं सबरवाल जी। देखिए, एक जो सबसे बड़ी चुनौती होती है ऐसे कोई भी अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है, कि मुझे एप्स कौन कौन से मिलेंगे। और इसमें उदाहरण मैं देना चाहता हूं विंडोज फोन का और ब्लैकबेरी का। इन दोनों के पतन का कारण ही यही था कि इसमें बहुत सारे एप्स नहीं थे। तो लोगों को लगा कि भाई ये स्मार्टफोन लेके मैं क्या करूं जब मुझे ऐप ही नहीं मिलेंगे। तो आपको लगता है कि ये एक बड़ी चुनौती हो सकती है इसके सक्सेस होने या ना होने के पीछे? हाँ, डिपेंड करता है। जैसे ध्रुव ने बोला कि इट्स गुड फॉर ऑर्गेनाइजेशंस या गवर्नमेंट के लिए। अगर हम देख रहे हैं कि 100 करोड़ लोग या 140 करोड़ लोग उसको यूज करें, उनको शायद इतना फर्क नहीं पड़ता कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। उनको पढ़ना चाहिए लेकिन इतना नहीं पड़ता। बस ये वो देखते हैं कि एप्स ज्यादा कहाँ पे है, राइट। तो एप्स तो अभी इतनी अवेलेबल नहीं है। इनफैक्ट कि अगर जो बेसिक एप्स जो एक फोन में होनी चाहिए या ऑपरेटिंग सिस्टम में होनी चाहिए, कॉल करने वाली या मैसेजिंग वाली, वो भी थर्ड पार्टी होती है, वो भी उन्होंने अप्रूव करके सर्टिफाई करके इंस्टॉल की हुई है। तो ये बेसिक एप्स है। जैसे हमें अलार्म के लिए भी चाहिए या वीडियो कॉलिंग के लिए चाहिए, तो बेसिक एप्स थोड़ी और आएंगी। तो मुझे लगता है वो इकोसिस्टम डेवलप करने पे अगर वो उनका टारगेट है तो काफी टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर हम सिर्फ B2B जो सोचो, अगर
मुझे जो अगर मुझे पता है कि जो आर्मी वाले लोग हैं जो बॉर्डर में जाते हैं उनको एंड्रॉयड फोन अलाउड नहीं है, राइट, क्योंकि वो ट्रैकिंग हो सकती है। तो ये अलाउड हो सकता है क्योंकि इसका बाहर से, इंडिया के बाहर से कनेक्शन नहीं है, क्योंकि एक क्लोज लूप बन गया। चाहे वो एंड्रॉयड से फोक आउट किया गया है, लेकिन अभी ये जो कोड है वो हमने इन्हें प्रोप्राइटरी कर दिया, राइट। तो वो इंटरनेट से कनेक्शन वो कभी भी हम कर सकते हैं। तो उसके फायदे B2B में मुझे लगता है काफी हैं। B2C के लिए काफी इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, मुझे लगता है काफी टाइम लग जाएगा। जी सबरवाल जी, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझाने के लिए और खुद भी समझने के लिए, B2B मतलब हो गया बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि एक एजेंसी जो है वो अपने ही काम के लिए वो उसका इस्तेमाल करे, और B2C का मतलब हुआ बिजनेस टू कस्टमर, यानी कि जो आम तौर पर आज कस्टमर, उपभोक्ता जो फोन इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम और आप करते हैं, आप कह रहे हैं कि अभी आज की स्थिति में शायद कस्टमर के लिए खोल देने लायक ये ना हो, लेकिन हाँ, अगर आपको एक छोटे बिजनेस में करना है या कुछ लोगों तक ही इसको सीमित रखना है, तब शायद सीमित फीचर्स के साथ इसको लॉन्च किया जा सकता है। क्या आप यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, और वो काफी फायदेमंद रहेगा या सिक्योरिटी एस्पेक्ट से या प्राइवेसी एस्पेक्ट से। अगर वो गवर्नमेंट, जो क्रिटिकल गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, डिफेंस हो गया, तो उसके लिए तो अभी ऑप्शन नहीं है, राइट। तो डेवलपर्स के लिए ऑप्शंस हैं, लेकिन यूजर्स के लिए रेडली ऑप्शन नहीं है। और ये लोग, उन्होंने सिर्फ ऐसा नहीं है कि फोक आउट किया और रेडी कर दिया, उन्होंने उसके ऊपर डेवलप किया, अनक्लटर्ड कोड को हटाया। ये जो प्राइवेट पास जो बोल रहे, प्राइवेट ऐप स्टोर सर्विसेज, उसको डेवलप की। इट मीन जो वो उनका IT एडमिन जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिस एप्स को वो अप्रूव करेगी, उसका एम्प्लॉय सिर्फ वही एप्स यूज कर पाएगा, वो खुद डाउनलोड नहीं कर पाएगा अपनी एप्स। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए मुझे लगता है काफी फायदेमंद रहेगी ये सर्विस। बिल्कुल। ध्रुव भूटानी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, अगर आप थोड़ा सा ये ओपन सोर्स के बारे में दर्शकों को समझाना चाहें, ये क्या बला है? संकेत, एंड्रॉयड जब डेवलप होना शुरू हुआ था, इसका पूरा जो कोड बेस था वो बेसिकली पब्लिकली अवेलेबल है, और आज की डेट में भी इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आप डाउनलोड कर सकते हो, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। पर जिस चीज को आप नहीं टच कर सकते वो है गूगल की डेवलप्ड सर्विसेज। सो जैसे आपकी प्ले स्टोर हो गया जो उन्होंने डेवलप किया, या आप यूट्यूब, जो गूगल की अपनी कोर सर्विसेज है, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होती। तो गूगल एंड्रॉयड के भी 2 वर्जन है। इवन अगर आप गूगल का फोन भी लोगे, जो पिक्सल फोन पे जो आता है एंड्रॉयड, वो सेम नहीं है जो आप जाके android.com से जाके डाउनलोड कर सकते हो। गूगल की सर्विसेज के बिना वाला वर्जन जो है, ये आपका ओपन सोर्स है, और इसका आप कोड भी देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंस्टॉल कर सकते हो, आप इसका कोड भी देख सकते हो, कोड मॉडिफाई भी कर सकते हो, बेटर के लिए, वर्स के लिए, दोनों वेरिएशंस है। सो एंड ओपन सोर्स इस कॉन्टेक्स्ट में यही हुआ। जी बिल्कुल। साबरवाल साहब और ध्रुव, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे ये जानकारी साझा करने के लिए। एक बार फिर से प्रोफेसर कामाकोटी के पास चलते हैं। प्रोफेसर कामाकोटी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप इसके क्या एडवांटेजेस देखते हैं? इसी से क्या होगा कि अभी एक ऑर्गेनाइजेशन एक सिक्योर मोबाइल नेटवर्क उनकी एम्प्लॉइज के लिए देने के लिए प्रयत्न कर रहा है, तो उसी एम्प्लॉइज के एक फोन्स में एक भरोसा डाल सकते हैं, और ये भरोसा डालते के बाद जो कुछ सॉफ्टवेयर वो ऑर्गेनाइजेशन ने ऑथराइज किया, वो ही सॉफ्टवेयर इसी में एग्जीक्यूट होगा। उस सॉफ्टवेयर में कुछ चेंज करने पर, इवन स्मॉल चेंज करने पर भी वो फोन बूट नहीं होगा। और प्राइवेट ऐप स्टोर है, प्राइवेट ऐप स्टोर कर सकते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन, और प्राइवेट ऐप स्टोर में जो कुछ ऐप वो ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफाई कर रहे हैं, उसी ऐप ही उस फोन में उस ऐप स्टोर में जाएगा। जो कुछ यूजर्स है इस उनके ऑर्गेनाइजेशन का, इस फोन का यूजर्स, वो प्राइवेट ऐप स्टोर में जो कुछ ऐप है उसका ही एम्प्लॉय का, उसका ही डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। इसी से क्या फायदा, अभी एक ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में होगा
वो जो कुछ सॉफ्टवेयर मोबाइल में एग्जीक्यूट हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल होगा, जो कुछ ऐप उस मोबाइल में डाल सकते हैं। इसी से बहुत सिक्योरिटी होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन का सिक्योरिटी का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो ये आपने बड़ी एक जरूरी बात बोली कि ये एक बहुत बड़ा असर है वो सिक्योरिटी और प्राइवेट ऐप स्टोर। बिल्कुल प्रोफेसर कामाकुटी, एक आपने जरूरी बात बताई। अभी के लिए आप कह रहे हैं कि ये जैसे कोई कंपनी अगर चाहे कि मैं अपने एम्प्लॉय को यही फोन दूं और इतने ही ऐप तय करके दूं कि वो और इधर उधर चीजें ना देखने लगें, तो ये सुविधा ले सकते हैं, या फिर सरकार के कुछ अंग में दिया जा सकता है। प्रोफेसर कामाकुटी, कितने दिन लग गए इसको बनाने में, और अगर आपके पास फोन हो तो दिखा दीजिए। अभी अब हमारे पास ये मोबाइल नहीं है, वो अभी इसका डेवलपमेंट JNK ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड, एक स्टार्टअप कंपनी, IIT मद्रास इंक्यूबेटर स्टार्टअप कंपनी ने किया है। अच्छा, सो वो IIT मद्रास इंक्यूबेटर कंपनी है, और उनके पास या इसको 1 साल हो गया उनका, अप्रोक्सीमेटली 1 साल हो गया उनका डेवलप करने के लिए। चलिए प्रोफेसर कामाकुटी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमको डिटेल्स बताने के लिए। अभी इतनी ही जानकारी जुटा पाए हैं, लेकिन जाहिर सी बात है जब उत्सुकता बढ़ेगी, लोग और जानना चाहेंगे, और पढ़ेंगे और लिखेंगे, और हम भी और दिखाएंगे। आत्मनिर्भर की तरफ एक कदम है ही। कितना कारगर होगा और भरोस में कितना भरोसा होगा, ये देखना होगा आगे चलकर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपको बताएंगे पठान की कहानी। ऐसे लग रहा है जैसे पठान से उम्मीद सिर्फ शाहरुख खान को ही नहीं, पूरी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को। बने रहिए हमारे साथ। तो खबरों की खबर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शाहरुख खान की पठान ने डूबते हुए सिनेमाघरों और पिछले साल 1000 करोड़ रुपए तक का घाटा झेल रहे फिल्म उद्योग के लिए उम्मीद की एक किरण जलाई है। फिल्म की एडवांस बुकिंग इतनी ज्यादा हुई है कि भारत में सबसे ज्यादा टिकट बिक्री वाली फिल्मों की लिस्ट में यह शामिल हो गई है। पठान की बदौलत देश भर में करीब 25 सिनेमाघर फिर से खुल गए हैं। दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में रिलीज हो रही है ये फिल्म, और इस पर शाहरुख खान का ही नहीं बल्कि लगता है पूरी हिंदी फिल्म उद्योग का भविष्य टिका हुआ है। पार्टी पठान के घर पे रखोगे, तुम्हें मारनाबाजी के लिए पठान तो आया। शाहरुख खान की फिल्म पठान ने रिलीज से पहले ही धमाल मचा दिया है। 3 नेशनल सिनेमा चेन्स PVR, आइनॉक्स और सिनेपोलिस के आंकड़े बताते हैं कि सोमवार रात तक इस फिल्म की ओपनिंग डे के लिए 4,19,000 टिकटों की बिक्री हो चुकी है। पहले दिन के लिए एडवांस बुकिंग से 50 करोड़ से ज्यादा के ग्रॉस कलेक्शन की उम्मीद जताई गई है। थिएटर मालिकों के साथ साथ बॉलीवुड सितारों की उम्मीदें जगी हैं कि कोविड महामारी के बाद लगातार लंबे घाटे में घुट रही फिल्म इंडस्ट्री को पठान से नई उड़ान मिलेगी। पैंडेमिक के बाद एक जो ठंडा हो गया था मामला, ऑडियंस को एक फिर से मजा आना शुरू हो और थिएटर में आने की आदत पड़े। तो लेट्स कीप फिंगर्स क्रॉस। मैं तो चाहता हूँ कि जो फिल्म रिलीज हो सुपर डुपर हिट हो, ताकि ये पूरी इंडस्ट्री एक ही है। एंड अब जैसे पठान रिलीज हो रही है, एंड हम जो भी सुन रहे हैं एडवांस पठान का इतना फैंटास्टिक आज तक कभी हुआ नहीं। सो मैं दिल से बहुत खुश हूँ और मैं सभी को यही कहता हूँ कि आई थिंक वी शुड बी वेरी वेरी हैप्पी। एक्साइटेड टू हो। शाहरुख सर एंड जॉन अब्राहम है, तो दीपिका पादुकोण है, तो यार बॉयकॉट बोल के भी शाहरुख खान ब्लॉकबस्टर ही मारने वाले हैं, वो तो पक्का है। तो कोई मतलब भी नहीं है, 4 लोग बोलेंगे, 4 दिन बोलेंगे, चुप हो जाएंगे। लगभग अब तो लॉकडाउन के बाद पिक्चर आ रही है उनकी जी, तो वही पता करने आते टिकट के बारे में, टिकट मिल रहा है। कितने टिकट हाथ में? ये 7 है, अभी हमें 8 और लेने। तो मतलब सब इंतजार है शाहरुख खान? जी जी बिल्कुल। कल ही का इंतजार है, जब आंधी आएगी जितने भी जो है फालतू की बातें जो कर रहे हैं वो सब उड़ जाएंगे इसी आंधी में। पठान रिलीज से पहले ही रिकॉर्ड बना रही पठान पर खुशी जाहिर करते हुए शाहरुख खान ने ट्वीट किया,
शाहरुख लिखते हैं, पठान को इतना प्यार करने के लिए सभी को एक बड़ा हक, जिन्होंने डांस किया, कटआउट लगाए, हॉल खरीदे, फैन क्लब बनाए, टी शर्ट बनाई, प्रार्थना की, फिल्म से जुड़े विवाद को शांत करने में मदद की और इसे एक त्योहार की तरह बना दिया। थिएटर में होना अच्छा महसूस होता है, घर जैसा लगता है। पठान 100 से अधिक देशों में रिलीज होगी। किसी भी भारतीय फिल्म के लिए ये सबसे ज्यादा है। बताया जाता है कि देश भर में करीब 2 दर्जन ऐसे थिएटर जो बंद होने की कगार पर थे, उनमें पठान ने फिर से जान भरी है। G7 मल्टीप्लेक्स और मराठा मंदिर सिनेमा के कार्यकारी निदेशक मनोज देसाई कहते हैं कि बॉलीवुड फिल्मों के खराब प्रदर्शन से सिंगल स्क्रीन थिएटरों की हालत बुरी थी। OTT ने और बिगाड़ दी। अब पठान से उम्मीदें जगी हैं। 2023 में पठान से लाइन लग जाए और बॉलीवुड का कमबैक हो। 2022 में बुलबुलाया 2, कश्मीर फाइल को छोड़ के कोई पिक्चर चली ही नहीं है। और सबसे बड़ा दुख ये बात का है मुझे कि हजारों करोड़ का नुकसान पूरी इंडस्ट्री ने किया है, हम लोग ने भी किया है। उसके पहले लॉकआउट था कोरोना से, उसमें बहुत नुकसान हुआ था। उसके साथ 2022 बहुत भारी गया हमारा। बड़े स्क्रीन पे देखिए, ये OTT नाम की जो बला आई है, जो मुझे बहुत मुसीबत में डाल के रखा हुआ है, क्योंकि इतना कंपटीशन है। मेरे खुद के घर में मैंने OTT लगाया ये जानने के लिए क्या कंपटीशन है। हम लोग ने फिर बड़ी बड़ी मीटिंग की, और पहले तो क्या था, OTT साइमल्टेनियसली लग जाती थी, अब 2 महीने के बाद फिल्म लगेगी, तो 2 महीने का ऑक्सीजन मिल गया है हम लोग को। एक आंकड़ा कहता है कि साल 2022 में खराब प्रदर्शन के कारण करीब 1000 करोड़ का नुकसान फिल्म इंडस्ट्री ने झेला है। पठान की एडवांस बुकिंग एक बड़े और ठोस कलेक्शन की आशा जगाती है। वो देश के लिए क्या कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। जय हिंद। तो खबरों की खबर में आज इतना ही। नमस्कार।